विक्रम मीटिंग हॉल में आया। वहां सभी ने उसका अभिवादन किया। कई नेता और सांसद से हॉल भरा हुआ था। विक्रम को ये सब पसंद नहीं था। एक थुलथुले से नेताजी ने विक्रम के कंधे को पकड़कर कहा, इस बार तो राणा जी की टिकट यहाँ से पक्की है। अब उनका बेटा जो उनके साथ है। सभी तालियां बजाने लगे। राणा जी शिमला की सीट के तगड़े दावेदार थे। मीडिया वाले राणा जी की बेटी की फोटो लेने के लिए उतावले हो रहे थे। कुछ तो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते थे। विक्रम सभी को चिढ़कर मना कर रहा था, पर राणा जी ने उसे बुरा फंसा दिया था। जब मीडिया वालों को कोई भी चटपटी खबर नहीं मिली तो वो आपस में ही उसका पीछा करके उसके बारे में और खोजबीन करने का मन बनाने लगे। आखिर भावी नेता के एकलौते बेटे की खबर एक धमाकेदार न्यूज जो होगी। विक्रम आधे घंटे वहां रुका था। प्रीति रूम में आई और खिड़की पर खड़े होकर हल्की गिरने वाली बर्फ का मजा लेने लगी। तब उसने सोचा, यहाँ से हल्द्वानी घाटी ज्यादा दूर नहीं है, क्यों ना जाकर पता किया जाए, हो सकता है समीर से मुलाकात हो जाए। उधर सुधा अपना प्लान बना चुकी थी। उसे ये तो पता चल गया था कि प्रीति घूमने की शौकीन है। उसने उसके लिए वैसा ही तगड़ा प्लान बना रखा था। उसने फोन पर किसी रवि को सारी तैयारी करने को कहा तो रवि ने हाँ कह दिया। सुधा प्रीति के रूम में आई और उसका दरवाजा खटखटाया। प्रीति जो जाने के लिए अपने पर्स में पैसे रख रही थी, मन में सोचा, आप कौन है? विक्रम तो मीटिंग अटेंड करने गया है, और रहा सवाल सुधा का, तो वो तो मुझसे मिलने आने से रही। फिर कुछ सोचते हुए उसने दरवाजा खोला। वहां सुधा को देखकर अचानक चौंक गई और बोली, तुम इस वक्त? सुधा उसे हटाती हुई अंदर आई और स्टाइल से सोफे पर पसरती हुई बोली, हाँ तुम्हारे लिए आई थी। तुम्हें ही तो घूमने का शौक है ना, तो लगा चलो कहीं घुमा दूं। प्रीति को तो हल्द्वानी घाटी जाना था, तो उसने सुधा को बहाने बनाते हुए कहा, वो मेरी दोस्त है यहाँ, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, कल चलते हैं, विक्रम भी होगा साथ। तो मैं जाऊं? सुधा मन मार कर मुस्कुराकर बोली, वैसे इस मौसम में पहाड़ी पर घूमने का मजा ही कुछ और होता है। अब तुम मिस करना चाहती हो तो ठीक है, अभी शाम होने में काफी समय है, चलना हो तो बता देना। बाय द वे, तुम कहाँ जा रही हो? वैसे तो बताओगी नहीं, पर बता दो कि तो खुशी होगी। प्रीति ने मन में कहा, मेरी मति मारी गई है जो मैं इस चुड़ैल को सच बताऊंगी। उसने सुधा से कहा, बस पास ही है, ठीक कल बताऊंगी, ओके बाय। और वो शाल लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। जैसे ही सुधा बेमन से बाहर निकली, उसने अपने कार्ड से रूम लॉक कर दिया। प्रीति थोड़ी देर सुधा को देखती रही। जब सुधा अपने रूम की तरफ चली गई तो उसने भी गहरी सांस ली और मन में कहा, पता नहीं, जब भी इस गोरी चुड़ैल को देखती हूँ एक अलग तरह के षड्यंत्र की बदबू आती है। फिर उसने अपने सर को झटका और रिसेप्शन की ओर चली गई। रिसेप्शन में आकर उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हैं ये हल्द्वानी घाटी कैसे पहुंच सकते हैं? क्या आपका होटल कोई ट्रस्टेड कैब प्रोवाइड करता है? रिसेप्शनिस्ट ने एक नजर उसे ऐसे देखा जैसे वो पता नहीं कहाँ की रानी है। फिर उसने अपने होठों की लिपस्टिक को आईने में ठीक करते हुए कहा, देखिए, हमारे होटल में कैब की सुविधा तो नहीं है, पर हल्द्वानी घाटी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आप ये फोन नंबर रख लीजिए, आप फोन करके कार बुलवा सकती हैं। प्रीति ने उससे कहा, थैंक्स मेकअप की दुकान, और वो हंसती हुई कार्ड से कार वाले का फोन लगाते हुए चली गई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे घूरकर देखा और कहा, इस बेचारे को क्या पता, यहाँ इतने बड़े नेता का हैंडसम बेटा जो रुका है, अब अच्छा तो दिखना ही पड़ेगा। इसे क्या पता, वो क्यूटी पाई अभी तक कुंवारा है। वो फिर अपने मेकअप को ठीक करने में लग गई। सुधा भी वहीं छुपकर प्रीति की बातें सुन रही थी। उसने रवि को फोन लगाकर पूछा, तुम यहीं हो क्या? मैंने जिस लड़की की फोटो भेजी थी वो हल्द्वानी घाटी जाना चाहती है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जल्दी बाहर खड़े हो जाओ होटल के और कैसे भी करके उसे अपनी गाड़ी में ले जाना। याद रहे, उसे इतना डराना है कि वो मेरे मंगेतर के पीछे आना ही भूल जाए। विक्रम मीटिंग अटेंड करके वापस होटल में आ गया था। उसने प्रीति का रूम खटखटाया, पर उसने आवाज नहीं दी। रूम लॉक था। तो विक्रम सोच में पड़ गया कि प्रीति अकेले कहाँ जा सकती है। उसने मन में कहा, उफ, शिल्पा, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे अपनी इस ननन के साथ। इसके पैर में तो चक्री लगी है। उस दिन ये हल्द्वानी घाटी जाने के बारे में पूछ रही थी, कहीं ये पागल वहीं तो नहीं चली गई? यहाँ अकेली है, कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। उसने कुछ सोचते हुए प्रीति को फोन लगाया, पर उसका फोन नेटवर्क में नहीं बता रहा था। ऊपर से मौसम खराब हो रहा था। विक्रम और प्रीति का रूम आमने सामने था और सुधा का कमरा प्रीति के बगल वाला। झुंझुलाते हुए विक्रम ने एक नजर सुधा के रूम में डाली, जो लॉक नहीं था। फिर वो रिसेप्शन की तरफ आया। मुंबई में
उधर डॉक्टर नवीन ने पुलिस को बुलवा लिया था। पुलिस स्टेशन से हवलदार देशपांडे जी आए अपने चेले चपाटे को लेकर। देशपांडे जी थोड़े से मोटे से थे, मुंह में पान और मटके जैसा पेट जिस पर वर्दी के बटन लगते ही नहीं थे, बार बार खुल जाते थे। डॉक्टर ममता के केबिन में आए और पान चबाते हुए बोले, और कहिए ममता जी, कैसे याद किया इस नाचीज को? आपने तो कहा था मेरा कभी मुंह भी नहीं देखेंगी, देखिए कितनी जल्दी आपको मेरी जरूरत पड़ गई। ममता जी ने एक नजर उसे देखा और फिर नवीन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें यही मिला था क्या बुलाने को, और बाकी सब मर गए हैं क्या? देशपांडे जी अपने खुल रहे शर्ट के बटनों को लगाते हुए उससे बोले, अब गुस्सा क्यों करती हो जानिया, ये एरिया मेरे अंडर में ही तो है, तो वेरी सिंपल, और कौन आएगा? ममता ने घूर कर उसे देखा और कहा, देखो मैं तुम्हारी जानिया नहीं हूँ, तुम पता नहीं कैसे आदमी हो और अपनी छिछोरी हरकतें बंद भी नहीं करते। घटिया थे और हमेशा रहोगे। देशपांडे कुटिलता से उसकी ओर देखकर बोला, अरे जानिया, नाराज क्यों होती हो? जल्दी कहो क्यों बुलाया? मुझे आज जरूरी काम से बाहर जाना है। यदि रोकने का इरादा है तो रुक सकता हूँ, बस तुम एक बार हाँ कर दो, पूरा जहां तुम्हारे नाम कर दूं। ममता ने घूरकर नवीन को देखा और स्टेथोस्कोप लेकर बाहर चली गई। नवीन देशपांडे के पास आया और बोला, कितना परेशान करेगा यार उसे, वो कभी तुझे हाँ नहीं कहेगी मोटे गेंडे। फिर दोनों हंसते हुए गले लग गए। ये तीनों बचपन के दोस्त थे, पर खानदानी मोटापा देशपांडे के शरीर पर खूब चढ़ा था। ऊपर से आलस ने उसे और भी मोटा कर दिया था। वो सच में पुलिस के नाम पर धब्बा था। नवीन देशपांडे को तेज के रूम में लेकर आया। वहां देशपांडे ने जरूरी बातें नोट की और नवीन से कहा, जो लोग इसे लेकर आए थे मुझे उनसे भी पूछताछ करनी पड़ेगी, बुला लो उन्हें, आखिर इस आदमी को गोली लगी है। और देख यार, ये पुलिस केस था तो तुझे पहले ही मुझे इन्फॉर्म करना था। ये तो कोई अमीर आदमी ही लग रहा है, देख शक्ल कैसे राजकुमार जैसी है। डॉक्टर नवीन ने एक नजर तेज की तरफ देखा और कहा, हाँ किसी अच्छे घर का लगता है। नवीन और देशपांडे वहीं बात करते रहे। इसी बीच नवीन ने कई बार गजोदर को फोन लगाया, पर वो तो गहरी नींद में था, इसीलिए ध्यान ही नहीं दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद देशपांडे वहां से चला गया। जाते जाते उसने नवीन को बताया कि वो एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है, उसके बाद आकर इस केस को संभालेगा। दिल्ली में तनु की तबीयत खराब होने लगी थी, तो सभी ने उसे दिल्ली में रुकने को कहा, जिस पर तनु ने कड़े शब्दों में कहा, तेज वहां मेरे मना करने पर भी गए थे, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर वहां ऐसा क्या है जिसके कारण वो वहीं रह गए। प्लेन रेडी करिए, मैं वहां जाऊंगी। मैं तेज से जवाब चाहती हूँ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों गए आखिर वहां मेरे मना करने के बाद भी? और उन्होंने वादा किया था कि वो अपने आप को कुछ नहीं होने देंगे, तो अब जब तक वो नहीं मिल जाते मैं वहीं रहूंगी। सभी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो नहीं मानी। तो नानू, सिंघानिया जी, शिल्पा, मोहित और तनु सभी लोग खंडाला आ चुके थे। कल से तेज की खोज जारी थी, जो घने जंगल के कारण पूरी नहीं हो पा रही थी। राजवीर परेशान सा खोज में लगा था। कार में ही तेज का मोबाइल और बाकी सब सामान मिल गया था। एक दिन बीत गया था, पर तेज की कोई खबर नहीं मिली। राजवीर ने खंडाला के उसी कॉटेज में रुकने की व्यवस्था करा दी थी जो तेज ने खरीदा था। रात के 12 बज रहे थे, सभी सो गए थे। सबको सोता जानकर तनु अपने रूम से बाहर आई और ठंडी हवाओं को महसूस करने लगी। उसने मन में कहा, मैं जानती हूँ तुम ठीक हो, मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाओगे। प्लीज इस तरह से परेशान करना बंद कर दो। मैं पहले भी तुम्हारे बगैर रही हूँ, अब नहीं। जब तक तुम मुझे मिल नहीं जाओगे कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। यही तो था हमारा हसीन सपना, तुम, मैं और हमारे बच्चे। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छूकर जा रही थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, मेरे बच्चों की कसम, तुम्हें मैं जरूर ढूंढ निकालूंगी। जिन लोगों ने ये किया है उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। हर कीमत पर मैं सजा जरूर दूंगी। तुम्हारे सपनों के साथ जीना है मुझे, तो आज से सब वो तनु देखेंगे जो कमजोर नहीं है, तुम्हारे प्यार में तप कर सोना बन गई है। सब दबे शब्दों में कह रहे हैं तुम नहीं हो, पर मैं जानती हूँ अंदर से तुम ठीक हो, मेरे प्यार को कुछ नहीं हुआ है। उसके गालों पर आंसू की बूंदें लुढ़क आई। राजवीर, जिसकी आंखों से नींद ही गायब थी, खिड़की के पास आया था और तनु को देखकर भगवान से कहने लगा, तू निर्दयी तो नहीं है, बहुत भरोसा है उसे तुझ पर और मुझे उस पर, उसके प्यार पर। मेरे दोस्त को लौटा दो, एक लौता दोस्त बस वो ही है मेरा। शिल्पा ने उसके कंधे पर हाथ रखा
तो राजवीर भी पलटकर उसके कंधे पर सर रख के रोने लगा। आंसू तो शिल्पा की आंखों में भी थे। वो तनु को देखने बाहर जाने लगी तो राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, उसे रोने दो, दर्द कम हो जाएगा उसका, बस दुआ करो कि सब ठीक हो। शिल्पा और राजवीर तनु के सोने का इंतजार करने लगे। जब बहुत देर वो अंदर नहीं गई तो दोनों उसकी तरफ गार्डन में चले गए। तनु अभी भी शांत खड़ी थी। शिल्पा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने भी बगैर पलटे अपने आंसुओं को धीरे से पोंछते हुए कहा, अभी तक सोई नहीं? तेरी चिंता करने की आदत कभी नहीं बदलेगी। तो तुम भी जान लो, मैं बस तेरे भाई को लेकर परेशान थी, पर अब नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो ठीक है, पर कहाँ है ये नहीं पता। उन्हें जिसने भी तकलीफ दी है ना, उनसे तो मैं गिन गिन कर बदला लूंगी। शिल्पा ने उसे शांत करते हुए कहा, अपना भी ध्यान रख, अब तू अकेली नहीं है। तेरे सोने, जागने, खाने पीने का असर तेरे अंदर पलने वाली 2 जिंदगियों पर भी पड़ रहा है। अपने को जगा कर उन्हें तकलीफ तो मत दे। चल सो जा अब, मैं भी जानती हूँ भाई ठीक ही होंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। शिल्पा ने रुकते हुए फिर कहा, पुलिस उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, वो ढूंढ ही लेंगे। तनु उदास सी पलटी तो शिल्पा के साथ राजवीर भी खड़ा था। तनु ने एक नजर उसे देखा, फिर कहा, राजवीर जी, क्या हुआ था उस दिन? पूरी बात जानना है मुझे। राजवीर ने एक नजर शिल्पा को देखा, फिर कहा, अभी सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल सारी बात बताऊंगा। तनु ने धीरे से कहा, आप अपना वादा रखिएगा। ये कहते ही वो शिल्पा के साथ चली गई। शिल्पा आज तनु के साथ ही रुकी थी। सुबह हो गई थी और तनु जल्दी ही जाग गई थी। मोहित भी आज जल्दी उठ गया था। उसे भी बहुत दुख था। आखिर मम्मी पापा को खोने के बाद उन्हें संभालने में तेज ने बहुत मदद की थी। आज वो खड़ा था तो सिर्फ अपने जीजू की वजह से। उसे तनु की हालत अच्छी नहीं लग रही थी। सभी एक बार फिर पहाड़ी की तरफ चले गए। पुलिस वाले भी सुबह से ही आ गए थे। वो फिर से तेज की खोजबीन शुरू कर चुके थे। सभी वहां बेचैनी से घूम रहे थे। दोपहर होने आई थी पर कुछ पता नहीं चल रहा था। घनी झाड़ियां जैसे कुछ भी ढूंढने से रोक रही थी। राजवीर भी एक टुकड़ी के साथ जा चुका था, पर शाम तक कुछ भी पता नहीं चला तो वो भी खाली हाथ वापस आ गया।